2025 पहलगाम हमला। 2025 पहलगाम हमला 5 सशस्त्र इस्लामी आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हमला था। भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास 22 अप्रैल 2025 को 26 नागरिकों की हत्या कर दी गई। पीड़ितों में से अधिकांश हिंदू थे, जिन्हें आतंकवादियों ने निशाना बनाया था। यह हमला बैसर्न घाटी में पर्यटक स्थल पर हुआ और इसे 2008 के मुंबई हमलों के बाद से भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला माना जाता है। प्रतिरोध मोर्चा TRF, जिसे पाकिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का एक अंग माना जाता है, ने शुरू में जिम्मेदारी का दावा किया, जिसमें कहा गया कि यह हमला भारतीय सरकार की नीति के विरोध में था, जो भारतीय नागरिकों को कश्मीर में रहने और काम करने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में गैरस्थानीय बस्तियां बन गईं। 4 दिन बाद उन्होंने जिम्मेदारी के अपने दावे को वापस ले लिया। इससे पहले TRF ने कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों पर कई आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है। M4 कार्बाइन और AK-47 से लैस हमलावर पर्यटक स्थल में घुस गए, जो घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। बचे लोगों के अनुसार हमलावरों ने पुरुषों को चुना और उन्हें गोली मारने से पहले उनका धर्म पूछा। कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्हें कलमा की इस्लामी आयत सुनाने के लिए कहा गया था। मारे गए 26 लोगों में से 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय मुस्लिम टट्टू ऑपरेटर था, जिसने हमलावरों से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। मारे गए सभी पर्यटक हिंदू थे, एक को छोड़कर, जिसकी पहचान ईसाई के रूप में हुई है। इस हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और दोनों देशों के बीच गतिरोध पैदा हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया और सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और सीमाओं को बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का खंडन किया और शिमला समझौते को निलंबित करके, व्यापार को प्रतिबंधित करके और हवाई क्षेत्र को बंद करके जवाबी कार्रवाई की। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच सीमा पर झड़पें 24 अप्रैल 2025 को नियंत्रण रेखा पर शुरू हुई। भारत ने 30 अप्रैल को पाकिस्तानी एयरलाइनों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद 1980 के दशक के अंत में व्यापक कश्मीर संघर्ष के हिस्से के रूप में शुरू हुआ। उग्रवाद को शुरू करने में पाकिस्तान की भूमिका और साथ ही इसे इस्लामी उग्रवाद में बदलने में विद्वानों के साहित्य में अच्छी तरह से प्रलेखित है। इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने जम्मू और कश्मीर में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और साथ ही कश्मीरी हिंदुओं पर हमले किए, जिसके कारण उन्हें क्षेत्र से पलायन करना पड़ा। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को पहले दिए गए विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और भारत के संविधान को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जिससे गैर-कश्मीरियों को कश्मीर में संपत्ति खरीदने और बसने में सक्षम बनाया गया। गैर-कश्मीरियों को अधिवास का दर्जा जारी करना भी इससे संबंधित है, जिससे उन्हें नौकरियों और कॉलेज की सीटों के लिए अर्हता प्राप्त हो गई। आशंका व्यक्त की गई है कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कश्मीर में जनसांख्यिकी में बदलाव आएगा, जिससे गैरस्थानीय लोग इस क्षेत्र में बस जाएंगे। कुछ कश्मीरियों और अन्य टिप्पणीकारों ने इन नीतियों को बसने वाला उपनिवेशवाद बताया है। निरस्तीकरण के बाद कश्मीर में द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF नामक एक नया आतंकवादी समूह उभरा, जिसके बारे में माना जाता है कि यह पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रायोजित है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूह है। TRF को भारत में भी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। कश्मीर में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के कैडरों से गठित TRF ने हिंदू अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले किए हैं। 2025 से पहले जम्मू और कश्मीर में पिछले वर्षों में सबसे बड़े आतंकी हमले 2016 उरी हमला और 2019 पुलवामा हमला थे। भारत ने दोनों के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को दोषी ठहराया और जवाबी हमले किए। पहलगाम हमले से पहले के हफ्तों में भारत ने पूर्व पाकिस्तानी सेना अधिकारी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हासिल किया, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और 2008 के मुंबई हमलों का समर्थन करने के लिए अमेरिका में दोषी ठहराया गया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को हमारी गले की नस बताया और 2 राष्ट्र सिद्धांत की अपील के माध्यम से हिंदुओं को हर तरह से मुसलमानों से अलग बताया। भारत सरकार और मीडिया ने लंबे समय से आरोप लगाया है कि पाकिस्तान TRF जैसे विद्रोही समूहों का समर्थन करता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में शामिल आतंकवादियों सहित किसी भी तरह के आतंकवादियों को समर्थन देने से इनकार करता है। आधिकारिक तौर पर कश्मीरी लोगों के लिए केवल राजनयिक और नैतिक समर्थन बनाए रखता है। आक्रमण करना।
22 अप्रैल 2025 को 5 आतंकवादी बैसर्न घाटी के घास के मैदान में घुस आए, जो अनंतनाग जिले के पहलगाम शहर से लगभग 7 किलोमीटर 4.3 मील दूर स्थित है। यह क्षेत्र चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यह केवल पैदल या घोड़े की पीठ पर ही पहुंचा जा सकता है। यह क्षेत्र बहुत अधिक संरक्षित नहीं था। हमलावरों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 थे और उन्होंने सैन्य शैली की वर्दी पहनी हुई थी। हमले के ज्यादातर पीड़ित हिंदू थे। हमले को अहमदाबाद के एक हिंदू पर्यटक ने अनजाने में फिल्माया था, जो हमले के दौरान जिपलाइनिंग कर रहा था। जब गोलीबारी शुरू हुई तो एक स्थानीय जिपलाइन ऑपरेटर ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। स्थानीय मुस्लिम टट्टू ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन शाह ने कथित तौर पर पर्यटकों की रक्षा करने और हमलावरों में से एक से बंदूक छीनने की कोशिश की, इससे पहले कि वह गोली लगने से मारा जाता। हिंदू पर्यटकों पर लक्षित हमला। आतंकवादियों ने पर्यटकों के नाम और धर्म पूछे और विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बनाया जो हिंदू थे। हमलावरों ने हिंदू पुरुषों को मुस्लिम पुरुषों से अलग करने के बाद उन्हें मार डाला। कुछ पर्यटकों को कलिमा की इस्लामी आयत सुनाने के लिए कहा गया, ताकि आतंकवादी उन्हें धर्म के आधार पर अलग कर सकें। कुछ हिंदू पुरुषों को करीब से गोली मारने से पहले खतना न होने की जांच के लिए अपने पतलून उतारने के लिए मजबूर किया गया था और घटनास्थल से वीडियो फुटेज में घबराहट के दृश्य दिखाई दिए थे। घायल पीड़ित मदद की गुहार लगा रहे थे और शव जमीन पर बिखरे हुए थे। बचे लोगों के खातों से संकेत मिलता है कि एक हमलावर ने एक महिला को यह कहते हुए छोड़ दिया कि उसे बख्शा जा रहा है, ताकि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भयावहता बता सके। गोली लगने वाला पहला पर्यटक कानपुर का नवविवाहित शुभम द्विवेदी था, जो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने आया था। आतंकवादी जोड़े के पास पहुंचे और पूछा, क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान, और द्विवेदी ने जवाब दिया कि हम हिंदू हैं, और उसके सिर में बिल्कुल नजदीक से गोली मार दी गई। एक अन्य नवविवाहित पीड़ित हरियाणा के भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे, जो अपनी पत्नी के साथ शादी के 6 दिन बाद पहलगाम गए थे। हमले के एक वायरल वीडियो में उनकी पत्नी को यह कहते हुए सुना जाता है कि एक आदमी अचानक आया और कहा कि वह मुसलमान नहीं है, और फिर उसे गोली मार दी। आतंकवादियों ने यह जानने के बाद कि वह हिंदू है, नरवाल की गर्दन, छाती और जांघों में 3 गोलियां मारी। पुणे के एक हिंदू पर्यटक की हत्या तब की गई जब आतंकवादियों ने उससे एक इस्लामी आयत सुनाने को कहा, और जब वह ऐसा करने में विफल रहा तो उन्होंने उसे 3 गोलियां मार दी, एक सिर पर, एक कान के पीछे और एक पीठ में। उसकी बेटी के अनुसार आंध्र प्रदेश के एक अन्य पीड़ित की पत्नी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बताया कि वह और उनके पति जमीन पर लेटे थे और आतंकवादियों ने 2 बार पूछा, हिंदू है, मुस्लिम है। शाब्दिक रूप से, क्या आप हिंदू हैं? क्या आप मुस्लिम हैं? और जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो उनके पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। असम के एक बंगाली हिंदू प्रोफेसर, जिन्होंने इस्लामी कलमा पढ़कर अपनी पहचान छिपाई थी, हत्या से बच गए, जबकि मध्य प्रदेश के एक ईसाई व्यक्ति की इस्लामी कलमा न सुना पाने के कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी ने कहा कि हमलावरों ने शवों के साथ सेल्फी ली। हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय व्यक्ति शामिल थे, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। शुरू में पीड़ितों की एक सूची, जिसे कश्मीर में स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था, से पता चला कि मारे गए 26 लोगों में से 25 हिंदू थे, जबकि एक स्थानीय मुस्लिम टट्टू ऑपरेटर था। इसके बाद मारे गए पर्यटकों में से एक की पहचान ईसाई के रूप में हुई। 26 पीड़ितों की पूरी सूची उनके नाम और निवास राज्य के साथ भारतीय समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित की गई थी। पीड़ितों में कई भारतीय राज्यों के 24 पर्यटक और नेपाल से एक विदेशी पर्यटक शामिल थे, जबकि मारा गया एक स्थानीय पर्यटक जम्मू और कश्मीर से था। गवाहों ने कहा कि अधिकांश पीड़ित पुरुष थे और मृतकों और घायलों में भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल थे। मृतकों में 3 भारतीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के हाल ही में विवाहित अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी। एक ईसाई पीड़ित मध्य प्रदेश का निवासी था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में सहायता की और पीड़ितों को आश्रय दिया। स्थानीय टट्टू संचालक संघ के सदस्यों ने टट्टू और तात्कालिक स्ट्रेचर पर 11 घायल पर्यटकों को बचाया। कश्मीर के गुरुद्वारों ने डर के मारे घाटी से भाग रहे पर्यटकों को आश्रय देने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि कई लोग अपने गृह राज्यों में लौटने के लिए शहरों और हवाई अड्डों के करीब सुरक्षा की तलाश कर रहे थे।
हमले की खबर जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची। गंभीर रूप से घायल 2 पीड़ितों को लगभग 16:30 बजे अनंतनाग के जिला अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य को पास के चिकित्सा केंद्रों में ले जाया गया। गंभीर रूप से घायलों को आगे के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के एक सैन्य अस्पताल में ले जाया गया। प्रभावित पर्यटकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया। पहलगाम में एक अस्थायी नाकाबंदी की गई थी और आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था, जो कथित तौर पर पीर पंजाल रेंज की ऊपरी पहुंच में भाग गए थे। 24 अप्रैल को उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में विद्रोहियों के साथ गोलीबारी के दौरान एक भारतीय सैनिक मारा गया और 2 अन्य सैनिक घायल हो गए। अधिकारियों ने भारत प्रशासित कश्मीर में व्यापक तलाशी अभियान चलाया, जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उन्होंने कम से कम 10 कथित आतंकवादियों के परिवारों के घरों को भी ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के हमले की जिम्मेदारी ली। इसे भारत सरकार की नीति से जोड़ा, जो गैर-कश्मीरियों को रहने और काम करने की अनुमति देती है, जिसके परिणामस्वरूप कश्मीर में गैर स्थानीय लोग बस रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक बयान में TRF ने बाहरी लोगों को निवास प्रमाण पत्र देने का विरोध किया और क्षेत्र में कथित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप असंतोष व्यक्त किया। इसने दावा किया, ये गैर स्थानीय लोग पर्यटकों के रूप में आते हैं, निवास प्राप्त करते हैं और फिर ऐसा व्यवहार करना शुरू करते हैं जैसे कि वे जमीन के मालिक हैं। नतीजतन हिंसा उन लोगों की ओर निर्देशित की जाएगी जो अवैध रूप से बसने का प्रयास कर रहे हैं। TRF का इस तरह के आधार पर गैर कश्मीरी बसने वालों को निशाना बनाने का इतिहास रहा है। जून 2020 में इसने एक बयान जारी कर कहा, कोई भी भारतीय जो कश्मीर में बसने के इरादे से आता है, उसे नागरिक नहीं बल्कि RSS का एजेंट माना जाएगा और उसके साथ उचित तरीके से निपटा जाएगा। दिसंबर 2020 में इसने एक 70 वर्षीय सुनार की गोली मारकर हत्या कर दी, जो कश्मीर में करीब 50 साल से रह रहा था, उसे सेटलर प्रोजेक्ट का हिस्सा बताते हुए। फरवरी 2021 में इसने एक पंजाबी रेस्तरां मालिक के बेटे की हत्या कर दी। भले ही पंजाबी खत्री श्रीनगर के खुदरा व्यापार का एक सुस्थापित हिस्सा हैं, जो 1947 से काफी पहले वहां आ गए थे। अक्टूबर में एक सप्ताह के अंतराल में 7 नागरिक मारे गए, जिनमें 2 स्कूल शिक्षक, एक फार्मासिस्ट और गरीब आर्थिक प्रवासी शामिल थे। पुरी के अनुसार नागरिकों की ऐसी हत्याओं को आमतौर पर जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन संभावित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर घाटी में बड़े पैमाने पर उन्माद का माहौल TRF को उनसे बचने की अनुमति देता है। 26 अप्रैल को TRF ने हमले की जिम्मेदारी वापस ले ली, यह दावा करते हुए कि उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी संचार उल्लंघन थी। TRF ने भारतीय खुफिया एजेंटों पर हमले में शामिल होने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपराधियों की अपनी जांच कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 23 अप्रैल को घटनास्थल का दौरा करने के बाद हमले की जांच शुरू की। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हमले में शामिल माने जाने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। पुलिस ने कहा कि वे सभी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और कम से कम 2 विदेशी हैं। पुलिस ने पुष्टि की कि वे सभी पुंछ क्षेत्र में पिछली आतंकवाद संबंधी घटनाओं से जुड़े रहे हैं। हमले के बाद कश्मीर में सैकड़ों पूर्व ओवरग्राउंड वर्करों और पूर्व आतंकवादियों से पूछताछ की गई। भारतीय अधिकारियों ने पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ा है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कराची में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने वाले डिजिटल निशान हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फोरेंसिक साक्ष्य और खुफिया अवरोधन पाकिस्तान में स्थित गुर्गों से संभावित समर्थन का सुझाव देते हैं। जांच के बाद NIA ने पाया कि हमला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के वरिष्ठ गुर्गों द्वारा जारी निर्देशों के तहत किया गया था। 26 अप्रैल को गृह मंत्रालय के आतंकवाद निरोधक और कट्टरपंथ निरोधक CTCR प्रभाग के आदेश के बाद केंद्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी द्वारा एक नई प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई। जांच दल ने निर्धारित किया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के सिलसिले में पहचाने गए 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों में से एक हाशिम मूसा पहले पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों में कार्यरत था और सैन्य सेवा से बर्खास्त होने के बाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था। इनाम 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान, गिरफ्तारी या सफाया करने में मदद करने वाली सूचना के लिए कुल 60 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की।
इनाम की राशि 3 संदिग्ध आतंकवादियों में से प्रत्येक के लिए 20 लाख रुपए में विभाजित है, जिनकी पहचान अनंतनाग निवासी आदिल हुसैन ठोकर और 2 पाकिस्तानी नागरिकों अली भाई, जिसे तलहा भाई के नाम से भी जाना जाता है, और हाशिम मूसा, जिसे सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार तीनों व्यक्तियों के लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के सदस्य होने की पुष्टि की गई है। मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया और इस मुद्दे पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भारत लौट आए। इस बैठक के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुनिया भर के वरिष्ठ राजनयिकों को भारत सरकार द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तुरंत निलंबित कर देगा जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद नहीं कर देता। उन्होंने आगे दोनों देशों के बीच मुख्य सीमा क्रॉसिंग को बंद करने, सार्क वीजा छूट योजना के तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा पर प्रतिबंध और पहले जारी किए गए सभी वीजा को रद्द करने की घोषणा की। नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया और इस्लामाबाद में उनके भारतीय समकक्षों को वापस बुला लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का आकलन करने और सुरक्षा प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए श्रीनगर की यात्रा की और बाद में हमले के स्थल का दौरा किए। 23 अप्रैल को भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अपने ग्राउंडेड HAL ध्रुव बेड़े के संचालन के लिए सीमित मंजूरी दी। बाद में सरकार ने सुरक्षा चूक को स्वीकार किया और खुलासा किया कि बैसर्न घाटी को सुरक्षा बलों को सूचित किए बिना निर्धारित समय से 2 महीने पहले ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। यही वह कारक था जिसने हमले को संभव बनाया। 24 अप्रैल को केंद्र सरकार ने हमले के मद्देनजर विपक्षी दलों को जानकारी देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्षी नेताओं ने इस चूक और ब्रीफिंग से मोदी की अनुपस्थिति की आलोचना की। हमले के बाद जम्मू और कश्मीर छोड़ने वाले आगंतुकों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे एयर इंडिया को इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के लिए प्रेरित किया गया। कश्मीर हमले के बाद श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, पहलगाम, अनंतनाग, बारामुल्ला और अन्य शहरों सहित कश्मीर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने दुख और गुस्सा व्यक्त किया, हमले को कश्मीरियत के लिए झटका बताया और हिंसा की निंदा की। दुकानें और व्यवसाय एकजुटता में बंद हो गए। 25 अप्रैल को मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की जामिया मस्जिद में अपने शुक्रवार के उपदेश में कहा कि कश्मीरी पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मारे गए लोगों की याद में प्रार्थना से पहले 1 मिनट का मौन रखा गया। शेष भारत हमले की निंदा करते हुए भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए। इस हमले ने देश भर में इस्लामोफोबिक और कश्मीरी विरोधी भावनाओं में उछाल ला दिया। नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले समूह एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने हमले के बाद से इस्लामोफोबिक अभद्र भाषा, धमकी और हिंसा की कई घटनाएं दर्ज की हैं। विशेष रूप से कश्मीरी महिलाओं और छात्रों को दूरदराज के हिंदुत्व समूहों से धमकियों, उत्पीड़न, धक्का मुक्की और हमलों की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कश्मीरी किराएदारों को अपने किराए के आवास से बेदखल होना पड़ा और दुकानदारों ने उनके साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया। कई कश्मीरी छात्रों को घर लौटने की कोशिश करते समय हवाई अड्डों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। देहरादून में एक दूरदराज के हिंदुत्व संगठन हिंदू रक्षा दल के नेता ने धमकी जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि कश्मीरी मुसलमानों को छोड़ना होगा या अनिर्दिष्ट परिणामों का सामना करना होगा। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाने की योजना की भी घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा की राज्य सरकार ने कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए। हालांकि कई भाजपा सदस्यों और नेताओं को हमले के बाद अभद्र भाषा और हिंसा में वृद्धि से भी जोड़ा गया है, जिसमें आर्थिक बहिष्कार, भड़काऊ मस्जिद विरोध प्रदर्शन और मुस्लिम विक्रेताओं पर हमले के लिए सार्वजनिक आह्वान शामिल हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे सहयोगियों ने भी इसी तरह की बयानबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। भारत के सबसे प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान के लिए अंतिम समाधान का आह्वान किया। 1 मई 2025 को पीड़ितों में से एक की विधवा हिमामाशी नरवाल ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एकता का आग्रह किया है। इस हमले की राजनीतिक नेताओं ने तुरंत व्यापक निंदा की। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे नृशंस और अमानवीय कृत्य कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कृत्य को निंदनीय बताया और इसकी निंदा की। मोदी ने हमले को चौंकाने वाला और दर्दनाक बताया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।
जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को हाल के वर्षों में नागरिकों पर निर्देशित किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हमले के मद्देनजर कश्मीर पर भारत सरकार की नीति की आलोचना की, लेकिन खतरे से निपटने के लिए सरकार को समर्थन भी दिया। AIMIM प्रमुख और एक लोकप्रिय मुस्लिम राजनेता असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता की आलोचना की और उस देश पर ISIS का उत्तराधिकारी होने का आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय इस हमले की ईरान, इजराइल, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित कई अन्य देशों ने निंदा की और संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने भी इसी तरह के बयान जारी किए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हमले में अपने देश की संलिप्तता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, यह सब घरेलू है। भारत के खिलाफ विभिन्न तथाकथित राज्यों में क्रांतियां हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों, नागालैंड से लेकर कश्मीर तक, दक्षिण में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, इन सभी जगहों पर भारत सरकार के खिलाफ क्रांतियां हैं। आसिफ ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि हमले भारत द्वारा किए गए थे या एक झूठा झंडा अभियान था। उन्होंने दावा किया कि प्रतिरोध मोर्चा को अपराधी नहीं माना जा सकता क्योंकि वे कथित तौर पर अब अस्तित्व में नहीं हैं। स्काई न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तानी राज्य का आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित करने, प्रशिक्षण देने और समर्थन देने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने लगभग 3 दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गंदा काम किया है और ब्रिटेन सहित पश्चिम के लिए। पाकिस्तान ने घटना के बाद भारत सरकार द्वारा घोषित कार्रवाइयों के जवाब में भारत को व्यापक जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों को जारी किए गए वीजा निलंबित कर दिए और भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। 24 और 25 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी और भारतीय सैनिकों के बीच नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर झड़पें हुई और छोटे हथियारों से गोलीबारी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRA के आयुक्त ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि हम हिंदुओं और अन्य गैर मुसलमानों को स्पष्ट रूप से निशाना बनाए जाने से बहुत चिंतित हैं।